नमस्कार साथियों। आप सभी का सफलता परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपके साथ अश्विनी भारद्वाज। आज हम चर्चा करेंगे कुछ हिंदी भाषी प्रदेशों की, और हिंदी भाषी प्रदेशों में जानेंगे कि कितने प्रदेश ऐसे हैं जिन राज्यों में हिंदी बोली जाती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वे हिंदी भाषी प्रदेशों की जो संख्या है वो क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा साहब, उनकी जो संख्या है वो है आपका 9 + 1 = 10। टोटल जो संख्या है वो कितनी है साहब? 10 है। अब 10 राज्य हैं कौन कौन से? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन सभी 10 राज्यों को कैसे याद किया जाए, तो आप इस बात की टेंशन ना लें साहब। याद करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ और चीजें। जैसे समझते हैं साहब, इसमें देखो, उत्तर प्रदेश के नक्शे की बात की जाए तो आपको उत्तर प्रदेश का नक्शा दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ इसे। देखो साहब, देखें भाई एक बार, आपको इसमें दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश के इस साइड में जो है वो कौन सा राज्य है। इधर जो साइड में राज्य है उसका नाम क्या है साहब? बिहार। क्या नाम है भाई? बिहार नाम है। अगर इसके बाद अगर बात की है भाई बिहार के बाद कौन सा राज्य है, तो आप कहेंगे बिहार के बाद में जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है? झारखंड। कौन सा दिखाई दे रहा है साहब? झारखंड। झारखंड के बाद अगर बात की है तो एक और राज्य दिखाई दे रहा है जिसकी सीमा लग रही है। इसका नाम क्या है साहब? छत्तीसगढ़। कौन सा है साहब? छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ राज्य हो गया। इसके बाद अगर बात की है तो देखो, यहाँ पर जो सीमा लगा रहा है, यहाँ जो सीमा लगा रहा है, कौन सा राज्य लगा रहा है? यहाँ जो सीमा लगा रहा है वो कौन सा है? एमपी। एमपी कहें तो मध्य प्रदेश। एमपी कहें तो मध्य प्रदेश। समझ लेना, पहला कौन सा लिखा आया? बिहार। दूसरा कौन सा हो गया? झारखंड। तीसरा कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़। चौथा कौन सा हो गया आपका? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात अगर बात की है तो इसी माह पे ये भी लगाता है साहब यूपी से। कौन है साहब? ये गया आपका राजस्थान। राजस्थान की अगर बात बात की जाए कि राजस्थान के बाद कौन सा आ गया भाई? देखो राजस्थान हो गया। राजस्थान के बाद एक और देखो सीमा लगा रहा है। इसके बाद देखो हरियाणा भी है। हरियाणा भी सीमा लगा रहा है भाई। और हरियाणा के साथ एक छोटा सा रूप दिख रहा है ना आपको, दिल्ली का। ये नई दिल्ली का जो रूप दिख रहा है, यहाँ नई दिल्ली से पहले मैं हरियाणा की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? हरियाणा की बात करूंगा। और हरियाणा के बाद कौन सा आ रहा है ऊपर? देखा तो हरियाणा के ऊपर कौन सा लगा रहा है सीमा? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को लिख दिया मैंने यहाँ पे। कौन कौन से हो गए साहब? हिमाचल प्रदेश हो गया यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश के बाद अगर बात की जाए तो एक और राज्य आ रहा है जिसका नाम है साहब उत्तराखंड। कौन सा राज्य है भाई? उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तराखंड हो गया। और अंत में हम देखें तो एक और हमारा बचता है जो यूपी से सीमा लगा रहे थे, वो आपके राज्य हो गए। लेकिन एक राज्य ये भी तो है भाई, उत्तर प्रदेश। इसमें भी तो हिंदी बोली जाती है। तो आप देखो कितने काउंट करो एक बार, कितने कितने हो गए भाई? पहला कौन सा हो गया? बिहार। बिहार के बाद कौन सा हो गया? झारखंड। झारखंड के बाद कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा हो गया? एमपी। एमपी कहें तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश के बाद हो गया आपका राजस्थान। राजस्थान के बाद अगर बात करें ऊपर तो हरियाणा हो गया। और हरियाणा के बाद अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश के बाद अगर बात करें तो उत्तराखंड। और ये कितने राज्य हो गए? उत्तराखंड के बाद आपका उत्तर प्रदेश। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और 1 9, 9 ये हो गए। और 10वां कौन सा हो गया आपका? दिल्ली। तो यही मैंने चर्चा ऊपर की है इसकी। मैंने कहा है आपसे भाई, ऊपर मैंने चर्चा की है। देखो 10 राज्य हैं आपके सामने। 10 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखो पहला कौन सा था? बिहार था सबसे पहले। वो मैंने क्या क्या बताया नाम? बिहार था। बिहार के बाद कौन सा था? झारखंड। तो दूसरे नंबर का क्या लिख दिया मैंने? झारखंड। उसके बाद जस्ट कौन सा था आपका? छत्तीसगढ़ था। कौन सा था भाई? छत्तीसगढ़ था। और छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश के नीचे कौन सा राज्य है? एमपी। एमपी कहे तो मध्य प्रदेश। और उसके बाद कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश से ऊपर कौन सा हो गया? राजस्थान। राजस्थान से ऊपर कौन सा हो गया? राजस्थान से ऊपर हो गया साहब हरियाणा। हरियाणा से ऊपर की बात अगर बात की है तो कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के बाद अगर बात की है तो कौन सा हो गया इसके बराबर से? उत्तराखंड। उत्तराखंड। और नवा राज्य कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। तो ये तो रहे आपके 9 राज्य। कौन से हैं ये? 9 राज्य। और एक है साहब आपका केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा है साहब? केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो देखो एक बार, दिल्ली जो है आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है साहब आपका? एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर मैं बात करूं 10 राज्य आपको याद हो जाने चाहिए। वैसे आपको, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप याद कर पाए होंगे। देखो एक बार मुझे बता दो, सबसे पहले मैंने आपको कौन सा बताया था? आपको केवल माइंड फ्रेश करके देखना है, ध्यान रखना है। मैंने सबसे पहला जो राज्य बताया कौन सा था? बिहार।
बिहार के जस्ट बाद जो बताया मैंने आपको, वो कौन सा बताया, झारखंड। झारखंड के बाद कौन सा बताया, उसके नीचे छत्तीसगढ़। कौन कौन थे हो गए, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। उसके बाद कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा हो गया, राजस्थान। राजस्थान से ऊपर की बात करें तो कौन सा हो गया, हरियाणा। और हरियाणा के बाद अगर बात करें तो कौन सा हो गया, हरियाणा के बाद अगर बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जस्ट बराबर से देखा तो हमने क्या देखा, उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बाद हमारा कौन सा हो गया, नवा राज्य आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद अगर बात की है तो 10वां कौन सा हो गया आपका, कौन सा हो गया साहब, दिल्ली। दिल्ली का है तो कौन सा हो गया आपका, दिल्ली। तो हमारे ये रहे आपके 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। मतलब इन 10 राज्यों में क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मतलब आप ये पता होना चाहिए हमें कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं। प्रश्न आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है, कौन सा प्रदेश हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है। तो आपको बताना होगा इसमें से चार ऑप्शन में से 3 ऑप्शन यहाँ से उठा के रख ली। चौथा दे दे आपके लिए तमिलनाडु दे दे, या फिर आपके लिए गुजरात दे दे, या फिर आपके लिए महाराष्ट्र दे दे। कोई ऐसा राज्य दे सकता है जिसमें ऐसा लगता है कि हाँ ये भी, इसमें भी हिंदी बोली जाती है लेकिन वहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, मतलब हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, इनके अतिरिक्त हिंदी और कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो अब देखा जाए तो हरियाणा से सटा हुआ क्षेत्र है पंजाब का, वहां पर भी हिंदी बोली जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ अंडमान निकोबार में भी, वहां पर भी किंचित मात्र इसका प्रयोग देखा जाता है। अगर बात करें कि साहब इसके बाद हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं, देखो हमने मैप के जरिए समझ लिया। इसके बाद हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं भाषा के बारे में, लेकिन भाषा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कौन सा, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा कहें तो नेशनल लैंग्वेज। कौन सा हो गया साहब, नेशनल लैंग्वेज। अब राष्ट्रभाषा होती क्या है साहब, राष्ट्रभाषा क्या होती है भाई, एक सिंपल तरीके से समझो कि राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है, जैसे कोई राष्ट्र है मतलब देश है, अगर उस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या, उस देश में या किसी भी देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या जिस भाषा को बोलती है, तो वही उस देश की क्या होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। यही होता है, वही उस देश की राष्ट्रभाषा है। लेकिन ये हमारे लिए मतलब एक खेद का विषय है कि हमारे इतने परसेंट होने के बावजूद भी, हिंदी का प्रचलन अच्छे से होने के बावजूद भी, हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में नाकाम रहे। मतलब ये देश के कुछ नेता कहें या फिर जिसके बारे में कहा जाए वो सब अलग बातें हैं, लेकिन अभी आप ध्यान दो कि वह भाषा जो किसी देश में सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा विचार विनिमय मतलब आदान प्रदान, जो भावों का आदान प्रदान होता है, अपने विचारों को बोलने का, मतलब जो अपने विचार रखते हैं हम एक दूसरे के सामने, तो वह जो क्या कहलाता है, विचारों का आदान प्रदान मतलब विचार विनिमय के लिए प्रयोग की जाती है, वह क्या कहलाती है साहब, राष्ट्र या राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। बात समझ पा रहे हैं? मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि राष्ट्रीय भाषा किसी भी देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या जिस भाषा को वरीयता देती है, मतलब जिस भाषा को सबसे ज्यादा जनसंख्या द्वारा बोला जाता है, वही उस देश की राष्ट्रभाषा बन जाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारी हिंदी क्या है, हिंदी हमारी क्या होनी चाहिए भाई, राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। परंतु हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, इस बात के भ्रम में नहीं रहना कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा के अंतर्गत आती है, ना कि राष्ट्रभाषा के अंतर्गत। देखो था, हमारे देश भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, मैंने इसमें नोट में लिखा है विशेष करके कि हमारे देश भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। इसके बाद अगर बात की है मातृभाषा, अच्छा मातृभाषा हम कह सकते हैं कि माता के मुख से सीखी जाती है, मतलब ऐसे ना कह के हम ये कहें कि जब बच्चा सबसे पहले जो जिस भाषा को सीखता है, मतलब वो अपने माता पिता के बीच में रहता है, तो सबसे पहले हम जिस भाषा को कहेंगे तो वो कौन सी होगी, मातृभाषा। अर्थात हम कह सकते हैं कि माता के मुख से जो सीखी जा रही है वह भाषा, अर्थात पहली भाषा वही है। कौन सी था, पहली भाषा, मूल भाषा या मातृभाषा वह भाषा है जिसे कोई भी व्यक्ति सबसे पहले सीखता है। अर्थात कहें तो बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है, अपनी माता के मुख से जो सीखता है वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। अक्सर एक बच्चा अपनी पहली भाषा की मूल बातें अपने परिवार से सीखता है साहब। कहाँ से सीखता है साहब, अपने परिवार से सीखता है। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि अगर कोई बच्चा अपने परिवार से जिस भाषा को सबसे पहले सीखता है तो वो उसकी क्या हो कहलाएगी, मातृभाषा। अगर तमिलनाडु राज्य का कोई बच्चा है तो वहाँ की लैंग्वेज उसके लिए क्या होगी, मातृभाषा। अगर हिंदी भाषी प्रदेश का कोई बच्चा है तो उसके लिए हिंदी या जो भी क्षेत्रीय बोली होगी उसकी, तो उसके लिए क्या बन जाएगी, मातृभाषा। मातृभाषा कहें तो हिंदी बोली हो कोई भी हो, अगर हिंदी है तो भाषा हिंदी होगी, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए कि भाई ये तो होगी आपकी मातृभाषा, मातृभाषा के बाद अगर बात की जाए कि भाषा क्या होती है, मैं आपसे चर्चा कर रहा था। देखो मैंने चर्चा में लिया था, क्या चर्चा में लिया था, मैंने कहा था उपभाषा।
मैंने आपको पढ़ाया था कि भाषा जो होती है, भाषा का क्षेत्र सबसे व्यापक होता है, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र होता है भाषा का। सबसे बड़ा क्षेत्र किसका होता है साहब? भाषा का होता है। और भाषा से छोटा क्षेत्र किसका होता है मेरे भाई? उपभाषा का होता है। अगर उपभाषा का क्षेत्र इससे छोटा होता है तो इससे भी छोटा क्षेत्र किसका होता है मेरे भाई? बोली का होता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर जिन लोगों ने इससे पहले वाली क्लासों को नहीं देखा है, वो इससे पहले वाली सभी क्लासों को देख लें, बेहतर होगा, आप समझ पाएंगे, बहुत बखूबी समझ पाएंगे। तो देखो भाषा हम जो पढ़ रहे थे वो कौन सी भाषा है? हमारी हिंदी भाषा है। और हिंदी भाषा की कितनी उपभाषा हो गई? तो मैंने आपको बताया था 5 उपभाषा होगी। 5 उपभाषाओं की कितनी बोलियां? तो आपका उत्तर होगा 18 बोलियां। देखो अब मैं बात करूं साहब उपभाषा क्या होती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी बोली है एक क्षेत्रीय रूप में बोली जाती है। मतलब क्षेत्रीय रूप में जो बोली आ रही है वो क्या कहलाती है? बोली। अगर उसका क्षेत्र व्यापक होता जाता है, मतलब उसमें धीरे 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 साहित्य की रचनाएं होने लगे, उसका क्षेत्र व्यापक होता रहे, तो वो क्या बन जाती है? उपभाषा। और उपभाषा का क्षेत्र और व्यापक होने लगे, जब वो बहुत बड़े क्षेत्र में इसका प्रसार हो जाता है, तो वो क्या बन जाती है भाई? भाषा। इसका मतलब ये है कि भाषा के अंतर्गत क्या आती है? उपभाषा। और उपभाषा के अंतर्गत क्या आती है? आपकी बोलियां। जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषा है? 5 उपभाषाएं। और 5 उपभाषाओं की कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां। ये बात समझ में आ गई होगी। देखो उपभाषा क्या है साहब? उपभाषा के बारे में लिखा गया है कि उपभाषा किसी भाषा के ऐसे ऐसे विशेष रूप को बोलते हैं जिसे उस भाषा के बोलने वाले लोगों में एक भिन्न समुदाय प्रयोग करता है। एक भिन्न समुदाय प्रयोग करता हूं, मतलब अलग अलग। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी क्या है आपकी? पश्चिमी हिंदी जो होगी वो आपकी एक भाषा है। भाषा क्या है? तो मतलब उपभाषा। उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी का उद्भव किससे हुआ है? तो सौरसेनीपुरम से हुआ है। पश्चिमी हिंदी जो है, पश्चिमी हिंदी एक क्षेत्र विशेष हो गया। मतलब हम कहें तो उत्तर प्रदेश के भाई पूर्व क्षेत्र में पूर्वी हिंदी हो गई, पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिमी हिंदी हो गई। एक क्या हो गया? एक पूरा क्षेत्र हो गया, बड़ा क्षेत्र। बड़ा क्षेत्र कहें तो एक समुदाय बन गया। और समुदाय के एक अलग भिन्न समुदाय के द्वारा जो प्रयोग किया रही है वो क्या कहलाती है? उपभाषा। मतलब सिंपल तरीके से ये कहें कि बोली का जब क्षेत्र व्यापक हो जाता है तो उदाहरण किसका रूप कर लेता है? उपभाषा का रूप धारण कर लेती है। चलें साहब आगे। बोली क्या होती है? मैंने भी आपको बताया। बोली क्या होती है? एक क्षेत्र विशेष में, एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का विशिष्ट रूप। भाषा का विशिष्ट रूप क्या कहलाती है साहब? बोली कहलाता है। अर्थात अर्थात मतलब भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है मेरे भाई? बोली कहलाता है। यहाँ तक दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आ रही होगी कि भाई देखो क्षेत्रीय रूप में जो बोली आ रही है, अंत में ये बात लिख दी गई है कि क्षेत्रीय रूप में जो बोली आ रही है वो क्या आपकी बोली है। और एक क्षेत्र विशेष में, यही बात ऊपर लिखी है कि एक क्षेत्र विशेष में बोली आने वाली भाषा का विशिष्ट रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। देखो भाई बोली की कुछ विशेषता है। विशेषता क्या है साहब? बोली में साहित्य रचना नहीं होती। मतलब मैंने आपसे कहा था कि जब धीरे धीरे बोली का व्यापक क्षेत्र होता जाता है तो धीरे धीरे जब उसमें साहित्य रचनाएं लिखी जाए, इसका खुद का साहित्य नहीं होता। अगर जब तक वह बोली है तब तक उसका साहित्य नहीं होगा। जब इसका धीरे धीरे रचनाएं होने लगे तब वो किसका रूप धारण कर लेती है? जब साहित्य रचना होने लगती है तो क्या किसका रूप धारण कर लेती है? उपभाषा का। उपभाषा का रूप धारण कर लेती है। इसलिए बोली का अपना खुद का कोई साहित्य नहीं होता। मतलब ये कह सकते हैं कि बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। तो रचना किस में होती है? साहित्य रचना होती है आपकी भाषा में। अच्छा, बोलियों में साहित्य रचना नहीं होती तो बोलियों को व्याकरण की जरूरत भी नहीं होती है। व्याकरण की क्या जरूरत होगी? मतलब हम ये थोड़ी कहेंगे भाई गांव में हम चर्चा कर रहे हैं और गांव में कोई चर्चा कर रहे हैं, अपने देसी लैंग्वेज में चर्चा कर रहे हैं और देसी भाषा में अगर बोल रहे हैं तो वहां व्याकरण के कोई नियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलें साहब आगे। देखो आगे फिर मैंने आपसे कहा कि भाई राजभाषा। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं साहब? राजभाषा। राजभाषा ये थोड़ा अच्छा विषय है। राजभाषा को लेकर के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और हमारे संविधान में, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हमारे संविधान में जो भाषाएं हैं वो कितनी भाषाएं हैं, कितनी भाषाओं का उल्लेख है, वो है आपका 22 भाषाओं का उल्लेख है। अच्छा, 22 भाषाओं का उल्लेख है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है साहब? देखो एक बार, वह भाषा जो सभी राजकीय प्रयोजन मतलब राजकीय कामकाज, जो भी ऑफिशियल कामकाज होते हैं सरकार के, वह क्या कहलाते हैं? राजकीय कामकाज, राजकीय प्रयोजन अर्थात सरकारी कामकाज। राजकीय प्रयोजन कहो या फिर सरकारी कामकाज में प्रयोग होती है, क्या कहलाती है मेरे भाई? राजभाषा कहलाती है। बात क्लियर है? राजभाषा हम सिंपल तरीके से ऐसे कहें कि किसी भी देश में, किसी भी राज्य में कोई काम होता है, ऑफिस का काम होता है, सरकारी कामकाज होते हैं, वो जिस भाषा में होते हैं वही उस
राज्य की क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। तो हमारी हिंदी, उत्तर प्रदेश की राजभाषा कौन सी है, उत्तर प्रदेश की राजभाषा हमारी कौन सी है साहब, हिंदी। अच्छा, द्वितीय राजभाषा कौन सी है, द्वितीय राजभाषा कौन सी है, थोड़ा कमेंट करके बताओ, मैं आगे इसकी चर्चा करूंगा। द्वितीय राजभाषा की चर्चा कि कब बनी वो इसकी चर्चा करेंगे। अगली बात देखो साहब कि भारत के संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351, दो बात ध्यान रखना, भाग 17 है और अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 343 से 351 तक का जो संबंध है, जो संबंध है वो क्या है, भाषा के उपबंधों से है। मतलब भाषा के बारे में प्रबंध किए गए हैं, उपबंध किए गए हैं कि कौन सा अनुच्छेद किसके लिए कामकाज करेगा। अगर कोई हाई कोर्ट में कोई कामकाज हो रहा है तो उसके लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी, अगर कोई भाषा शासन में प्रयोग की जाएगी तो उसके लिए कौन कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी, इसके बारे में इसमें बताया गया, सभी उपबंधों का प्रयोग किया गया। अच्छा, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब, क्या है साहब, क्या है ये कह रहा है कि इस प्रस्ताव को रखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर होगा साहब गोपाल स्वामी अयंगर। ये गोपाल स्वामी अयंगर वह व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। अगर इन्होंने प्रस्तुत किया संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव, किसने प्रस्तुत किया था, गोपाल स्वामी अयंगर ने। अच्छा, गोपाल स्वामी अयंगर ने किया, तो मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी चर्चा की थी कि भाई अनुच्छेद 343 से 351 तक का संबंध किससे है, भाषा से है, राजभाषा से है। तो ये अनुच्छेद 343 में कहाँ लिखा है, ये मतलब ये बात कहाँ लिखी है कि हमारी जो संघ की भाषा होगी, हमारे वहां भारत में जो भाषा प्रयोग की जा रही है संघ में, वो भाषा हमारी हिंदी होगी, ये कहाँ लिखी है। तो इस बात का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऐसा इस बात का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 343 की क्लॉज 1, मतलब खंड का में अगर बात करें तो संघ की जो राजभाषा होगी वो है क्या होगी मेरे भाई, हिंदी होगी, और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। ध्यान रखना, मैंने इससे पहले आपको बताया कि लिपि क्या होती है, जानते हैं आप लिपि क्या होती है, मतलब भाषा के कुछ चिन्ह होते हैं। जैसे चिन्ह की बात करूं, मैंने कहा भाई अ, आ, ई, ई, ये सभी क्या है, भाषा के चिन्ह है। अब इन भाषा के चिन्हों को लिखने के लिए मैं किसी न किसी लिपि का प्रयोग कर रहा हूँ। मतलब ये कह सकते हैं कि भाषा के कुछ चिन्ह हैं, उनको लिखने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं, उन भाषा के चिन्हों को लिखने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी लिपि कहलाती है। सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं वो क्या कहलाती है भाई, आपकी लिपि कहलाती है। देखो आगे, आगे कहा गया ऐसी में कि अंकों का जो रूप होगा भारतीय अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, इसके बारे में चर्चा की गई है। देखो आगे कहा गया अनुच्छेद 344 में, अनुच्छेद 344 में राजभाषा संबंधी कुछ आयोग हैं वो और संसद की समिति का उल्लेख किया। किस किस का, संसद की समिति का उल्लेख 344 में मिलता है, और राजभाषा संबंधी आयोग किसमें मिलते हैं साहब, अनुच्छेद 344 में। तो यही एक प्रश्न बनता है, राजभाषा आयोग बनाया गया, तो राजभाषा आयोग का भाई प्रथम अध्यक्ष कौन रहा, आपसे पूछ ले कि राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो समझो साहब 1955 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा बीजी खैर, कहीं की खरे नाम मिल जाता है बीजी खैर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग गठित किया गया। ध्यान रखना मेरे भाई, सन ध्यान रखना, 1955 ईस्वी, सन कौन सी है, 1955 ईस्वी में क्या गठित किया गया, राजभाषा आयोग। वो भी पहला राजभाषा आयोग कब गठित किया गया, 1955 में गठित किया गया। इतनी बात क्लियर है। चलें साहब आगे, फिर आगे कहा गया है कि अनुच्छेद 351 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें बीच में जो है कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, मतलब कोर्ट वगैरह से लेकर जो चर्चा करते हैं भाषा से संबंधित, उन सभी अनुच्छेदों के बारे में आप मुझे बताएंगे कि कौन से अनुच्छेद में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि कौन से अनुच्छेद में हिंदी भाषा या कोई भी भाषा हो उसके लिए कोर्ट में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ, इस बारे में कहा गया, किस अनुच्छेद में कहा गया, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351 कहता है इसमें हिंदी भाषा के विकास, हिंदी भाषा के विकास हो, हिंदी भाषा का विकास हो, उसके दिशा निर्देश कहाँ दिए गए हैं, सबसे लास्ट वाले में। ध्यान रखना, कहते ना जाते जाते पूरी बात कह गए, अंत में कहे भाई ध्यान रखना मेरी बात को, जो मैं कह रहा हूँ ना उस बात को ध्यान रखना। इसका मतलब अंत में क्या कह के चले गए, वो दिशा निर्देश देते चले गए। और क्या कहा भाई, 343 से स्टार्टिंग हुई, सबसे पहले कह दिया 343 के क्लॉज 1 में कह दिया कि संघ की जो भाषा होगी वो क्या होगी, हिंदी होगी, और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। परंतु अंत में जाते जाते कह गए कि जितनी हमने बात कही है ना हिंदी के बारे में, इनके इस हिंदी भाषा के विकास के दिशा निर्देश दिए गए, मतलब कैसे कैसे आपको विकास करना है, इसके बारे में अनुच्छेद 351 में इसका उल्लेख मिलता है।
आगे देखें साहब, क्या कहा गया है कि 14 सितंबर 1949, हालांकि आपको सबको पता होगा कि 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा, भारत की राजभाषा से मतलब संघ की राजभाषा घोषित किया गया। और इसकी स्मृति में, इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिए 14 सितंबर 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब आपसे पूछा जाए कि ये हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका कारण ये रहा कि हिंदी दिवस मनाने के पीछे अनेक कारण है, लेकिन सबसे प्रमुख कारण मैं आपको सिंपल तरीके से सब जानते होंगे कि हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा प्राप्त हुआ वो 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुआ। अब 14 सितंबर 1949 को दर्जा प्राप्त हुआ, तो मुझे बताओ जिस दिन दर्जा प्राप्त हुआ उसी दिन के नाम पर, मतलब उसी दिन से नहीं कह सकते, मनाया तो बाद में जाने लगा है, लेकिन उस दिन मतलब 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाने का फैसला किया गया। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। मतलब आप बता सकते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर को ही भारत के संविधान में संघ की राजभाषा को क्या घोषित किया गया, हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है साहब, यहाँ तक चर्चा समझ में आ गई होगी। चलें साहब आगे देखो, आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है साहब? विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है भाई? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है मेरे भाई 10 जनवरी को। 10 जनवरी को। और मुझे बताओ कि पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया? कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि पहली बार जो हिंदी दिवस मनाया गया वो भी कौन सा? विश्व हिंदी दिवस। पहली बार जो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया और इससे संबंधित कुछ सम्मेलनों की चर्चा करेंगे आगे। लेकिन आप मुझे बताएंगे कि सबसे पहला जो हिंदी दिवस मनाया गया, विश्व हिंदी दिवस, कब मनाया गया? तो 10 जनवरी को तो मनाया जाता है, लेकिन सबसे पहले कौन सी सन में मनाया गया, इस बात की आप चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा, मैंने आपसे कहा था ना कि आगे चर्चा होगी द्वितीय राजभाषा की। तो द्वितीय राजभाषा कौन सी है साहब? उर्दू है। उर्दू है। कौन सी सन में बनी? 1989, 1989 ईस्वी में उर्दू भाषा को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। आगे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई साहब? 1972 ईस्वी में हुई। इन डेटों को ध्यान रखना। एक डायरेक्ट फैक्ट पूछता है कि भाई बताओ कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई, तो आप बता सकते हैं कि 1972 में हुई। इसके बाद कहा गया है कि दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा, कौन सी है साहब? दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है। वो मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? चेन्नई में है। कहाँ है भाई? चेन्नई में है। भाषा के आधार पर, देखो भाषा के आधार पर मतलब गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था जो 1953 में गठित हुआ। लेकिन पुनः संरचना की बात की जाए तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना 1956 ईस्वी में हुई। ध्यान रखना, ये पुनः संरचना है 1956 में जो हुई है, वो पुनः संरचना हुई है 1956 में की गई। तथा प्रथम राज्य कौन सा था साहब? आंध्र प्रदेश था। पहला ऐसा राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हुआ, तो उसका नाम क्या है भाई? आंध्र प्रदेश है। और कब हुआ गठित? तो 1956 ईस्वी में। अब देखो आगे कहा गया कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची, भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, ध्यान रखना, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं? तो वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है भाई? 22 भाषाओं का उल्लेख है। जो पहले कितनी थी साहब? 14। मूलतः कितनी थी भाई? 14। मतलब पहले 14 थी, उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ संशोधन हुए, भाषा संबंधी कुछ संविधान में संशोधन हुए। और उन संशोधनों में हमने देखा कि 22 भाषाओं को मतलब पूरा किया गया। मतलब पहले कितनी थी 8वीं अनुसूची में? 14 थी, बाद में 8 भाषाओं जोड़ करके 22 भाषाएं वर्तमान में है। अब वो कौन कौन सी भाषाएं हैं, जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी भाषाएं, इसकी चर्चा देखते हैं साहब आगे। देखो साहब, दिक्कत ये है कि भाई इनको कैसे याद किया जाए। निश्चिंत रहो, अगर आपने इससे पहली वाली क्लास देखी है तो मैंने उसमें आपको बताया है कि कुछ बहुआ बिहारी करके मैंने आपको पढ़ाया था। और बहुआ बिहारी के साथ साथ मैंने आपको कहा था कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू। देखो सबसे पहले मैं बात करूं, हालांकि क्रम नहीं है, संविधान का क्रम नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा
कि सिंपल तरीके से मैंने आपको कहा है कि पहली जो भाषा है जिसे आप याद रख पाएंगे, पहली भाषा कौन सी होगी? हिंदी। और हिंदी के साथ साथ आप संस्कृत को भी याद रख पाएंगे। भाई पहली कौन सी होगी? हिंदी। तो दूसरी कौन सी होगी भाई? संस्कृत होगी। पहली हिंदी है, दूसरी संस्कृत है, तो तीसरी तो आप वैसे याद रख पाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? उर्दू है। कब बनी, कब घोषित किया गया उसे? 1989 ईस्वी में घोषित किया गया। अच्छा मुझे बताओ, ये जो उर्दू है तीसरे नंबर की कौन सी होगी? उर्दू। साथ साथ बोलना, जहां भी हैं आप, जहां भी खड़े हैं, जहां भी आप लेटे हैं, जहां भी आप बैठे हैं, साथ साथ मन मन में बोलना, पड़ोसी को बात पता ना चले, वरना लगेगा कि क्यों बाल फालतू में चीख रहे हैं। देखो पहले भाषा कौन सी है? हिंदी है। और हिंदी के बाद कौन सी आ गई? संस्कृत। तीसरे नंबर की कौन सी होगी? उर्दू। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तीनों का एक ग्रुप हो गया। तीनों के ग्रुप को साइड कर दिया। अब मैं बात करूंगा तमिल। तमिल की बात करूंगा भाई। तमिल एक होगी तमिल, तमिल के बाद होगी तेलुगु, तेलुगु के बाद कन्नड़, कन्नड़ हो गई, कन्नड़ के बाद आपकी मलयालम। ये चारों भाषाएं ऐसी हैं जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। दक्षिण भारत की भाषाएं मैंने आपको पढ़ाया है इसमें, जो जब भाषा प्रवार मैंने आपको पढ़ाए थे, भारूपी भाषा प्रवार पढ़ाया था, उसके बाद में द्रविड़ भाषा प्रवार पढ़ाया था। द्रविड़ भाषा प्रवार के अंतर्गत मैंने 4 भाषाओं को रखा। और इन 4 भाषाओं की बात करें तो देखो मैं आपको दिखाता हूं। देखो साहब एक बार ये आपको दिखाई दे रहा हो, थोड़ा समय बस। देखो भाई देखो भाई एक बार, इधर क्या है आपका? केरल। ये रहा आपका केरल। ये क्या रहा आपका? तमिलनाडु। याद नहीं है तो याद करा दे रहा हूँ। देखो एक बार, इधर कौन सा हो गया? केरल। इधर कौन सा हो गया? तमिलनाडु। यहाँ कौन सा हो गया? यहाँ हो गया आपका, ये क्या आपका? आंध्र प्रदेश। तो ये हो गया केरल। केरल हो गया इधर। केरल की बात करें तो इधर कौन सा हो गया? तो आप कहेंगे साहब इधर हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु की बाद अगर बात करें तो कौन सा आ जाएगा? इधर हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद अगर बात की है, आंध्र प्रदेश के साथ और कौन सा हो गया? ये आंध्र प्रदेश से तो कटा है, कौन सा? तेलंगाना। तो इसको भी इसके साथ रखो भाई। तो कौन सी भाषा होगी? यहाँ जो एक बोली जाएगी, मतलब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पूरे में क्या बोली जाएगी? एक ही भाषा बोली जाएगी। मतलब हम यहाँ कहें तो कौन सी भाषा हो जाएगी? तेलुगु। और इधर कौन सा राज्य हो गया आपका? कर्नाटक। ये हो गया आपका कर्नाटक। अगर मैं आपसे भाषाओं की बात करूँ तो आप कहेंगे साहब भाषा कौन कौन सी बोली जाती है? देखो एक बार, भाषा बोली जाती है, इधर देखो। सबसे पहले मैं तमिलनाडु की बात करूंगा। तमिलनाडु में जो बोली आ रही है वो कौन सी बोली आ रही है? तमिल। कौन सी बोली आ रही है? तमिल। तमिल के बाद आंध्र प्रदेश में कौन सी बोली आ रही है और तेलंगाना में कौन सी बोली आ रही है? दोनों में प्लस कर दे रहा हूँ, दोनों में कौन सी बोली आएगी आपकी? तेलुगु। अब तेलुगु बोली आएगी तो मुझे बताओ, तेलुगु बोली आ रही है तो बताओ मुझे इधर कौन सी आ गई? इधर कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक कहता है साहब, कर्नाटक खुद कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कन्नड़। क्या कह रहा है साहब? कर्नाटक बराबर कन्नड़। अरे तमिलनाडु में दिख रहा है, नाम दिख रहा है तमिल, खुद कह रहा है। राज्य तो खुद बता रहा है कि मैं ये मेरे यहाँ ये वो भाषा बोली है, लेकिन आप समझते नहीं हो बात को, पता नहीं। तमिलनाडु में क्या लिखा है साहब? तमिल लिखा है, तो इसका मतलब तमिल हो गया। अरे तेलंगाना ही बताओ, तेलंगाना में कौन सा? तेलंगाना से पता चला तेलुगु, और तेलंगाना कटा किससे है? ये अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से। इसका मतलब तेलंगाना पहले जब आंध्र प्रदेश में था तो वहां पर भी तो तेलुगु बोली जाती होगी ना। इसका मतलब ये है कि इन दोनों राज्यों में कौन सी बोली आ रही है? तेलुगु बोली आ रही है। क्लियर है? इसके बाद कर्नाटक में कौन सा होगा? कन्नड़ हो गया। बचा साहब आपको केरल। केरल में हो जाएगा आपका मलयालम। तो मैं ये आपसे कहूँ 4 भाषा तो ये हो गई। कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। इधर से घुमाओ, पहला हो गया तमिल, उसके बाद तेलुगु, उसके बाद कन्नड़, कन्नड़ के बाद मलयालम। बात समझ पा रहे हैं? चारों बात क्लियर हो गई, यहाँ से चारों राज्य क्लियर हो गए। आपसे पूछे कि कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जा रही है, आप बता सकते हैं, बखूबी बता सकते हैं। देखो इसके बाद हम चर्चा कर रहे थे, भाषा की चर्चा कर रहे थे, लेकिन कहाँ गए साहब? देखो एक बार देखो, यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे। यहाँ पे तो 4 राज्यों को मैंने साथ साथ रखा है इसीलिए कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इन चारों का एक ग्रुप बना दिया जाए, अलग कर दिया। ये दक्षिण भारत वाले राज्य हो गए चारों। इन चारों राज्यों में जो भाषा बोली जाती है वो चारों, ये 4 भाषा हो गई। पहला कौन सा था? हिंदी। साथ साथ बोलना, पहला कौन सा था? हिंदी। दूसरा कौन सा हो गया? देखना नहीं हो उधर भाई, क्यों देख रहे हो?
मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो आप, केवल आपको जो बोलना है मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलना है। पहला कौन सा हो गया? हिंदी। हिंदी के बाद संस्कृत, संस्कृत के बाद उर्दू, तीनों का ग्रुप हो गया। उसके बाद मैंने बताया तमिल, तमिल के बाद तेलुगु, तेलुगु के बाद कन्नड़, कन्नड़ के बाद मलयालम। देख लिया उधर? ये इधर कौन सा हो गया? ये हो गया आपका हिंदी, संस्कृत, उर्दू। इधर हो गया तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। 7 भाषा हो गई। अभी आपको पढ़नी कितनी है? 14। 14 के बाद हम जानेंगे कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया और 22 भाषाओं को पूरा किया गया। देखो साहब, आगे कहा गया है बांग्ला। बांग्ला, उड़िया, असमिया, इन तीनों का एक अलग ग्रुप है। मैंने आपको पढ़ाया है इसमें, और मैंने बताया है इसमें क्या बताया साहब, मैं इन तीनों के बारे में बताया है कि ये तीनों ही बोलियां हिंदीतर बोलियां हैं। हिंदीतर बोलियां मतलब हम ये कहें हिंदी नहीं है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये बांग्ला, उड़िया, असमिया कहाँ आती हैं? ये मागधी अपभ्रंश से निकली हुई बोलियां हैं, भाषाएं हैं। बांग्ला, उड़िया, असमिया जो भाषाएं हैं वहां पर, वो किससे? मागधी अपभ्रंश से निकली हुई हैं। तो इनका एक ग्रुप अलग बना दिया। आपसे सिंपल तरीके से कह दूं भाई, बउआ। क्या कह दिया मैंने? बउआ। अरे बउआ का मतलब क्या है? बउआ का मतलब ये है मेरे भाई बांग्ला, ऊ का मतलब उड़िया, आ का मतलब असमिया। इनको बखूबी समझाया मैंने आपको। इससे पहले जितनी भाषा पढ़ाई है ना, भाषा में वहाँ बोलियां उपबोलियां पढ़ाई हैं मैंने, वहाँ पर उपभाषा पढ़ाई है और बोलियां पढ़ाई है। वहाँ पर क्या इन सबको मैंने समझाया है कि बांग्ला, उड़िया में कैसे हम भाषा को याद रख पाएंगे। तो पहला कौन सा हो गया? देखना बंद करो इधर। पहला कौन सा हो गया? हिंदी। हिंदी के बाद कौन सा हो गया? हिंदी के बाद संस्कृत, संस्कृत के बाद उर्दू, उर्दू के बाद तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। उसके बाद कौन सा होगा साहब? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम हो गया। उसके बाद कौन से राज्य आगे? उसके राज्य, उसके बाद भाषा जो आगे वो आगे बांग्ला, उड़िया, असमिया। बांग्ला, उड़िया, असमिया। तो एक बार फिर से बोलें, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, उड़िया, असमिया। कितनी भाषा हो गई आपकी? होगी साहब 10 भाषा। 10 भाषा हो गई। एक बार फिर से लौटाओ मैप की तरफ। मैं आपको एक बार फिर से कुछ और दिखाना चाहता हूँ मैप में। 4 भाषा ही तो रह गई हैं, इनको भी याद करते हैं। देखो साहब कैसे याद करते हैं भाई, एक बार देखा जाए। देखो, पहला कौन सा था भाई? पहली भाषा कौन सी होगी? हिंदी। हिंदी के बाद संस्कृत, संस्कृत के बाद उर्दू, उर्दू के साथ साथ बोलो भाई। और संस्कृत के बाद कौन सी होगी? उर्दू। उर्दू के बाद तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मलयालम के बाद कौन सी होगी? बांग्ला, उड़िया, असमिया। कितनी भाषा होगी? 10। अब देखो, आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक राज्य है, कहाँ गया भाई? कश्मीर। ये गया, ये रहा उनका कश्मीर। यहाँ कौन सी बोली आती है? कश्मीरी। कौन सी बोली आती है भाई? कश्मीरी बोली आती है। कश्मीरी के बाद अगर बात करें तो यहाँ कौन सी बोली आ रही है? पंजाबी। यहाँ पंजाब में कौन सी बोली आ रही है? पंजाबी। ध्यान रखना, क्रम याद रखना, ऊपर से मैं आपको याद करा दूंगा। ऊपर से कौन से हो गए? कश्मीर। कश्मीर के बाद पंजाब, मतलब कश्मीरी और पंजाबी। और नीचे कराओ भाई, इधर कौन से हो गए? गुजराती। ये रहा आपका गुजरात। तो ये हो गया गुजराती। ध्यान रखना, 22 भाषाओं में राजस्थान की भाषा नहीं आती, मतलब राजस्थानी नहीं है उसमें। अच्छा, ध्यान रखना। इसके साथ साथ अंग्रेजी को बता दूं, अंग्रेजी 22 भाषाओं में नहीं है। आप सोचें कि भाई अंग्रेजी ऐसा उसमें उल्लेख कहीं नहीं है। अच्छा, इसके बाद कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी बोली आ रही है? महाराष्ट्र में जो बोली आ रही है वो कौन सी बोली आ रही है? मराठी। तो सबसे ऊपर कौन सा पढ़ाया मैंने आपको? सबसे ऊपर बताया कश्मीरी। कश्मीरी के बाद कौन सा हो गया? कश्मीरी के बाद पंजाबी। पंजाबी के बाद कौन सा हो गया? गुजराती। गुजराती के बाद कौन सा हो गया? मराठी। मतलब 4 भाषाएं आपको याद रखनी है। पहली कौन सी है? पहली है आपकी कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी। कश्मीरी, कश्मीर ऊपर, उसके बाद नीचे गुजराती, गुजराती के बाद मराठी, सॉरी गुजराती, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती और मराठी। देखो हम यही तो चर्चा कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे इसके बारे में। कहाँ गया भाई? देखो यही तो चर्चा में था हमारे। और देखो, ये कितनी भाषा होगी हमारी? 10। मैंने अभी आपको बताया था 4 भाषा बताई हैं। कौन कौन सी भाषा बताई हैं आप मुझे बताएं। सबसे ऊपर मैंने कश्मीरी बताया, उसके बाद पंजाबी बताया, उसके बाद गुजराती बताया, उसके बाद मराठी। इन चारों का एक अलग ग्रुप बना दो। कितने ग्रुप हो गए? 4 ग्रुप। 4 भाषा, 14 भाषा याद हो गई। तो इसको बिना देखे आप बोल पाएंगे? अगर बोल पाएंगे तो मेरे साथ साथ बोलें। सबसे पहली कौन सी भाषा थी? ध्यान रखना। देखो यहाँ से प्रश्न कैसे बनते, बहुत अच्छा सिंपल सा प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की मूल भाषाओं में से नहीं है? वहां से तो बहुत कम, कभी कभी पूछ लिया। नहीं से प्रश्न अगर बनेगा तो 3 भाषा यहाँ से दे देगा और एक भाषा कोई और अगर उठा के दे देगा, मतलब सिंधी, पंजाब सिंधी, या फिर आपकी बोडो, कौन सी कोई सी भाषा दे सकता है जो बाद में जोड़ी गई है।
तो मूलतः अगर पूछे तो इसका मतलब ये मूलतः आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उनमें से टिक कर पाएंगे। देखो पहली कौन सी होगी? हिंदी, हिंदी के बाद संस्कृत, के बाद उर्दू, उर्दू के बाद तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, उड़िया, असमिया। बांग्ला, उड़िया, असमिया के बाद क्या बताया? कितनी होगी? 10 हो गई यहाँ तक। उसके बाद में आपको क्या है? बांग्ला, उड़िया, असमिया के बाद पूरा ग्रुप खत्म। फिर हम लौट के आए मैप में। सबसे ऊपर क्या था? सबसे ऊपर तुम्हारा कश्मीरी, कश्मीरी के बाद कौन सा था? पंजाबी, पंजाबी के बाद गुजराती, गुजराती के बाद मराठी। ये रही आपकी 14 लैंग्वेज, मतलब 14 भाषाएं जो आपकी मूलतः है। हालांकि क्रम ऐसा नहीं है संविधान में, लेकिन मैंने आपको सरलता के लिए मैंने इसको लिखा है यहाँ पर, तो आप समझ पाए होंगे। आशा करता हूँ कि आप इतना समझ गए होंगे। देखो भाई, अब भाषा से संबंधित कुछ प्रमुख संविधान संशोधन हैं, उन संशोधनों की अगर चर्चा की जाए कि कौन कौन से संशोधन है, तो इस बात को समझे, बखूबी समझे। 3 संशोधन आपको ध्यान रखने। सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न यहीं से बनता है कभी कभी कि भाई बताओ 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में हुआ। और जो भाषा जोड़ी गई उसका नाम क्या था मेरे भाई? सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। और हुआ कब? 1967 में हुआ। कौन सा संशोधन था ये था साहब आपका 21वां संशोधन। इसके बाद अगर बात की जाए, इसके बाद अगर मैं बात करूं भाई, एक था 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 अर्थात 1992 में। 1992 में हुआ। कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई साहब? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये कोंकणी कहाँ बोली जाती है भाई? सिंधी कहाँ बोली? सिंध प्रांत में बोली जाती है, मतलब। और ये कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा वाले क्षेत्र में आपका कोंकणी हो गई, कोंकणी वहाँ की भाषा है गोवा की। और मणिपुरी, मणिपुर हो गया। नेपाली, नेपाल वाले क्षेत्र, मतलब भारत से सटा हुआ क्षेत्र है सभी में। देखो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, लागू 4 में हुआ था। तो 3 4 कभी कभी आपको 3 की जगह 4 मिल जाएगा, मतलब लागू हुआ 4 में, लेकिन प्रस्ताव पारित हो गया 2003 में संशोधन बना था ये। तो मैं आपसे बात करूं, आपको 2 संशोधन याद रखने, नंबर काउंटिंग 2 नंबर याद रखनी। पहला कौन सा है? पहला कौन सा? देखो साहब पहला कौन सा इसमें आपका पहला संविधान संशोधन था 21वां। 21वें के बाद कौन सा याद रखना? 71वां। बस 2 याद रखने, तीसरा याद नहीं रखना। तीसरा तो अपने आप याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? अरे एक बात बताओ भाई, एक और एक कितने हुए? 2 हुए। और 2 और 7 कितने हुए? 9 हुए। दोनों को जोड़ दो, उत्तर निकल आएगा। तीसरा संशोधन अपने आप निकल आएगा, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे कि पहला कौन सा है? 21वां है। फिर 50 संशोधन बाद कौन सा हुआ? 71वां संशोधन, मतलब बीच में 50 संशोधनों का गैप हो गया, उसके बाद 71वां हुआ। और 71वें में कौन कौन सी भाषा? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। 92वां संशोधन जो हुआ, संविधान संशोधन 2003 में हुआ। कौन कौन सी भाषाओं का इसमें उल्लेख, मतलब कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। आपको पता है बोडो मतलब मेघालय वाले क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जो बोली जाती है पूर्वोत्तर भारत की तरफ। डोंगरी कहाँ बोली जाती है? डोंगरी जो बोली जाती है आपकी मतलब कश्मीर के क्षेत्र में जो बोली जाती है। मैथिली आपको पता ही है बिहार के क्षेत्र में बोली जाती है। संथाली झारखंड, उड़ीसा, मतलब झारखंड के आसपास के जितने राज्य हैं उनमें थोड़ा थोड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, मुख्यतः झारखंड की हम कह सकते हैं। अच्छा, अब इनको कैसे याद रखा जाए? तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। पहला संविधान संशोधन कौन सा हो गया इधर? 21वां। 21वां संविधान संशोधन नहीं देखना है, संविधान संशोधन 21वां जो था वो कौन सी सन में हुआ था? 1967 में, 1967 में। 1967 में हुआ। कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो आपका उत्तर होगा सिंधी भाषा। एक भाषा जोड़ी गई उस समय। उसके बाद ये 15वें नंबर की होगी भाषा। कौन सी होगी? 15वें नंबर की भाषा होगी। अगर बात करें उसके बाद कौन सा हो गया? 71वां। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। 1992 में, 1992 में जो भाषा जोड़ी गई, इनको हम कैसे कह सकते हैं? अब मैं इसको उल्टा कर दूं, नमक। क्या हो जाएगा? नमक। नमक का मतलब ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। क्या हो गया? ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। ऐसे मतलब उल्टा क्रम करेंगे तो, लेकिन क्रम यह है कि भाई कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। आप इसको भी याद रख पाएंगे। 71वां संविधान संशोधन जब जब आपके माइंड में आएगा, जब जब आपके जहन में आएगा, तब तब आपके जहन में केवल एक उत्तर आना चाहिए, नमक। मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ध्यान रखना। इसके बाद कौन सा हो गया साहब? ये आपकी 4 भाषाएं हैं भाई। मैथ में भी आप पढ़ते हैं, कौन कौन से क्या पढ़ते हैं? वो बोर्ड मास पढ़ते हैं ना? हाँ भाई, बोर्ड मास पढ़ते हैं। बोर्ड मास पढ़ते हैं तो मुझे एक बात बताओ भाई, बोर्ड मास हम पढ़ते हैं, बोर्ड मास में अगर बो से कहा जाए कि बोडो है, तो उसे कहा जाए डोंगरी है। बो से क्या है? बोडो। डो से क्या है? डोंगरी। माँ से क्या है? मैथिली। और सा से क्या है? संताली। ध्यान रखना, 2 बातें हमको फंसा सकती हैं। कौन कौन सी? क्योंकि माँ से यहाँ पर 2 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। माँ से मैथिली भी है एक जगह, और माँ से आपका मणिपुरी भी है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले मणिपुरी है और बाद में क्या है? मैथिली है। मैथिली कहाँ है? बाद में है।
और मणिपुरी कहाँ है, पहले है। मैंने पहले मतलब 71वां संविधान संशोधन जो हुआ वो मणिपुरी उसमें आई, और सबसे लास्ट वाले में क्या आई, 92 वाले में कौन सी आई, मैथिली है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखो ध्यान रखना, जिन लोगों ने यहाँ से इससे पहले वाली जितनी क्लास नहीं की वो क्लास दे सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए तैयार रहना, और मैं जल्दी से जल्दी प्रश्नों की श्रृंखलाओं को लेके आ रहा हूँ, तैयार रहें इसके साथ, ठीक है। और भी कोई चीज बची है क्या इसमें भाई, देखो भाई एक बार पास नहीं है, देखो तो उम्मीद करता हूं कि जो बीच में रह गए हैं 343 से लेकर 351 के बीच में जितने अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेदों का आप अध्ययन करेंगे। वहां से जितने भी प्रश्न बनेंगे हाई कोर्ट से लेके या किसी मतलब संसद में जो भाषाओं का प्रयोग हुआ उससे लेकर के जितने भी आपको प्रश्न देखने हैं तो उन सभी प्रश्नों को आप वहां देख सकते हैं। और जिन्होंने कमेंट करने के लिए हाथों को नहीं उठाया वो हाथों को जरूर उठाएं भाई, अपने वाला फोन से तो देख ही रहे हो, एक बार जल्दी जल्दी अपना कमेंट बॉक्स खोलें और वहां पर इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। मेरा जो पहला प्रश्न था वो भी आपको पता होना चाहिए, पहला जो मैंने प्रश्न किया उसका उत्तर क्या है, उसका उत्तर आप जवाब देंगे। और यहाँ पर जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि साहब एक बात और बता दो मुझे, ये जो संथाली है या संथाली से लेकर के यहाँ प्रश्न बन सकता है कि संथाली कौन सी नंबर की भाषा है, मतलब लास्ट वाली है, ये तो अब मैं ही बता दे रहा हूँ संथाली कौन सी नंबर की है, 22 लास्ट वाली की है। लेकिन ध्यान रखना है कि प्रश्नों के लिए आप तैयार हो जाए, इससे पहले जितना भी आपने पढ़ा है वो पूरा रिवाइज कर लें, है ना। तो अगर आप बिना कहते हैं ना बिना अभ्यास से विषम विद्या, मतलब बिना अभ्यास के विद्या भी जो है विष के समान, बिना अभ्यास से विषम विद्या विष के समान हो जाती है, मतलब जहर के समान हो जाती है। बिना अभ्यास के अगर विद्या का अभ्यास ना किया जाए तो विद्या कैसी हो जाती है, जहर के समान। तो ध्यान रखना जहर नहीं बनने देना है, मीठा ही रखना है, इसलिए आप अभ्यास करते रहेंगे, अनभ्यास की ओर ना जाएं, ध्यान रखना, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख, ठीक है। और 10 कौन कौन से राज्य हैं, 10 राज्य कौन कौन से, तो एक बार मुझे बता जाओ लास्ट में। पहला कौन सा था, बिहार था, पहला कौन सा था, बिहार था। उसके बाद कौन सा था, झारखंड था। झारखंड के बाद कौन सा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद ऊपर देखो उसके बाद कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश के बाद कौन सा बताया था मैंने आपको, मध्य प्रदेश के बाद बताया मैंने आपको कौन सा, राजस्थान। राजस्थान से ऊपर कौन सा हो गया, हरियाणा। हरियाणा से ऊपर देखेंगे तो कौन सा हो गया, हरियाणा से ऊपर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद आपका यूपी। यूपी गए तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद 10वां जो राज्य कौन सा, वो कौन सा राज्य हो गया भाई, 10वां राज्य हो गया आपका दिल्ली, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या नाम, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, इसमें हिंदी बोली जाती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो भाई किसी को यहाँ तक तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ में आ गई होगी सब बातें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए चैप्टरों के साथ, ठीक है। यहाँ तक के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।